हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? एस्पाइट मीन्स थोड़ी सी राहत आपको मिल गई है ना, राहत। तो रेस्पाइट का मतलब राहत, ब्रेक। ब्रेक रेस्पाइट मीन्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। तो कोई चीज जो मतलब मान लो आप थक गए हैं ना, तो आप काम करे जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक ब्रेक ले लिया है आपने, तो वही रेस्पाइट होता है। जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, फिर थोड़ी देर के लिए चलो कुछ तो शांति आए जीवन में, वही रेस्पाइट है। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। सिनोनिम्स: ब्रेक, रेस्ट, रिलीफ, पॉज, इंटरवल मतलब वो ब्रेक वाला है ना, ब्रीदिंग स्पेस मतलब थोड़ा सांस लेने का समय हमको मिल गया। सो इवन अ 5 मिनट रेस्पाइट कैन रिफ्रेश योर माइंड। तो डेफिनेटली अगर हम 5 मिनट का भी ब्रेक ले लें और सही चीज़ हमको मिल जाए या सही पर्सन हमको मिल जाए, तो वो चीज़ भी हमारे दिमाग को उतनी ही भी देर में हमें शांति मिल जाती है ना। हाँ, मतलब दोबारा से हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है काम करने की। ओके, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ टैक्स कट एज अ रेस्पाइट फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज। तो जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टैक्स कट के रिगार्डिंग में, ये एक राहत की सांस है। किसके लिए भाई? मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। आ रेस्पाइट आर्टिकल लगाया हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, ये 5 मिनट है, तो 5 मिनट्स होना चाहिए था, ऐसा तो होना चाहिए था, फिर यहाँ पे ये 5 मिनट क्यों है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप मुझे बताइए कि ये 5 मिनट है, ये 5 मिनट्स क्यों नहीं है? और ये आर्टिकल यहाँ पे क्यों आया है? 5 के आगे आर्टिकल कैसे आ सकता है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला है कि ये 5 है, 5 तो मतलब आपका कैसी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, तो टू, टू के साथ में हम बॉयज बोलेंगे, तो वैसे ही 5 के लिए हमें मिनट्स बोलना चाहिए था, तो यहाँ मिनट क्यों आया है? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है कि अब अगर हम 5 बोल रहे हैं, आर्टिकल ए या एन का मतलब तो एक होता है ना, अ गर्ल मीन्स एक लड़की, तो फिर ये 5 के आगे एक ए कैसे आ गया है? ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो आंसर जरूर करना है आपको। सो रेस्पाइट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, इसका मीनिंग क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ, मतलब बस एक बात है, ब्रेक की बात हो रही है, आराम, थोड़ी राहत भाई हमको मिली है, थोड़ी चैन की सांस हमें मिली है। डन है ये वाला। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है हमारा? अबेटेड। ये बीईटी मतलब इसका वैसे ये हमने ईडी लगा के हम इसको सेकंड फॉर्म में, सेकंड या थर्ड हम कह सकते हैं। इसका ओरिजिनल वर्ड ये होता है, और इसका मतलब होता है किसी की रॉन्ग डूइंग में उसको आप एंकरेज कर रहे हैं, उसको आप और मोटिवेट कर रहे हैं, उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं, भाई कर, भाई ऐसे कर दे तू, मार दे उसको जान से। तो आप कोई गलत काम में, हमेशा याद रखना है ये रॉन्ग डूइंग से रिलेटेड वर्ड है। हमेशा किसी की गलत काम में, रॉन्ग डूइंग्स में, उसके इलीगल वर्क में आप उसको एंकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं वो काम करने के लिए। जैसे शी वॉज अक्यूज ऑफ अबेटिंग द अक्यूज इन एस्केपिंग। अक्यूज मतलब उसके ऊपर में आरोप लगा है, किस चीज का? कि जो आरोपी था उसको भगाने में उसने उसकी मदद की है, तो रॉन्ग वर्क में उसने उसकी मदद की है ना, तो उस चीज के ऊपर का उसके ऊपर आरोप लगा है। अक्यूज ऑफ समथिंग, अक्यूज के साथ में प्रपोजिशन ऑफ जो है ये फिक्स्ड प्रपोजिशन हो जाता है। अभी जस्ट मैंने बोला ओरिजिनल वर्ड क्या है आपका? अबेट है, बट हम प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब ना यूज करके हम उनका आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? अबेटिंग यूज किया है। ही वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर में किस चीज के लिए अरेस्ट किया गया? क्राइम के लिए, मतलब उसने, कोई पर्सन ने क्राइम किया और उसमें उसको उसने इंकरेज किया होगा, सपोर्ट किया होगा, उसको मोटिवेट किया होगा वो काम करने के लिए। सेम ऐसे यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद वर्ब आई है, तो वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में आई है। डन है, ये क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? पल्वेराइज। पल्वेराइज का मतलब होता है किसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब उसको क्रश कर देना, उसको एकदम चूरा बना देना, उसको चूर चूर कर दिया, खत्म कर दिया उसे।
सो टू क्रश, डिस्ट्रॉय और डिफीट समथिंग कंप्लीटली इनटू वेरी स्मॉल पीसेस और टू ग्रेट एक्सटेंट। अब आप इसको लिटरली भी समझ सकते हैं, फिगरेटिवली समझ सकते हैं। लिटरल का मतलब वास्तविक में उस चीज को आपने चूरा बना दिया, एकदम उसको पीस दिया है ना, किसी चीज को एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिया, उस चीज का रियल हो गया वो। और फिगरेटिव हो गया मतलब आपने उसको मानसिक रूप से तोड़ दिया है, मानसिक रूप से उस चीज को एकदम आपने खत्म कर दिया है। तो हम इसको फिगरेटिव एज वेल एज लिटरल मीनिंग में आप इसको समझ सकते हैं। तो क्रश कर देना, उस चीज को खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश कर दिया, स्मैश कर दिया, एकदम खत्म कर दिया उसको, एनिहिलेट कर दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सेम एज ये वाला शब्द है। ये तो इजी है तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो इसीलिए इसको हाईलाइट कर लीजिए और इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। अभी हमने बोला क्रश कर देना, उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया उसको। पल्वेराइज का मतलब क्या हो गया, उसको खत्म कर दे रहे हो, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। द बिल्डिंग वॉज पल्वेराइज्ड ड्यूरिंग द ब्लास्ट। तो ब्लास्ट में भाई जो बिल्डिंग थी वो क्या हो गई, वो एकदम चूर चूर हो गई, तबाह हो गई, एकदम डिस्ट्रॉय हो गई। जो तूफान आया था ना, उसने बहुत सारे घरों को, गांव मतलब गांव में, गांव के जो बहुत सारे घर थे उनको क्या कर दिया, एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको एकदम तबाह कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एग्रावेटिंग। एग्रावेट हमारा जो है वो ओरिजिनल वर्ड है, यहाँ पे हम इसके आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज कर रहे हैं। और इसका मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को उसके एक स्टेप आगे लेके चले जाना, मतलब अगर वो सिचुएशन नेगेटिव में ही आता है, अगर वो सिचुएशन खराब है, बैड है, तो उसका एक स्टेप आगे ले गए तो आपने उसको वर्स कर दिया। और अगर वो सिचुएशन वर्स थी तो आपने उसको वर्स्ट कर दी, मतलब आप उसकी एक सिचुएशन एक स्टेप आगे ही बढ़ा दे रहे हैं। हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो बद से बदतर कर देना, मतलब उसको और खराब कर दिया, घी में आग डाल दिया आपने, उस प्रॉब्लम को और इंटेंसिफाई कर दिया, उसको और आपने उसको बढ़ा दिया। वर्सनिंग, उसको बद से बदतर बना दिया, इंटेंसिफाई, उसको और बढ़ावा दे दिया, मैग्नीफाई कर दिया आपने उसको, और हाइट दे दी उसको। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपका, एग्जैसिपेट, आपने उस चीज को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया, उसको बद से बदतर कर दिया। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस इज एग्रावेटिंग हिज इलनेस, राइट। तो अगर लगातार स्ट्रेस रहता है तो वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम से ऑलरेडी सफर कर रहे हैं और उसमें आपको मान लो लगातार स्ट्रेस है, तो वो उस प्रॉब्लम को और बद से बदतर बना देती है, उसको और इंक्रीज कर देती है, सुधार होने की बजाय और प्रॉब्लम हमें दिखने लग जाती हैं। तो जो उसका ये केयरलेस बिहेवियर है ना, ये इस सिचुएशन को और खराब कर रहा है और उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, सिचुएशन को और वर्स बना रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका वर्ब है। सारे के सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपको हर एक शब्द को रिपीट करना है, रिवाइज करना है। इंटरट्वाइन, इंटरट्वाइन का मीनिंग क्या होता है। देखो ये एक न्यू वर्ड है ना, मतलब बहुत रेगुलर हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मैं हमेशा जब भी कोई एक न्यू वर्ड आता है तो मैं हमेशा कहती हूँ उसको ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है। नहीं समझ में आया तो उसको बहुत ऐसे स्ट्रेस नहीं ले लेना है, छोड़ देना है ना, फिर कभी रिपीट करेगा, हम फिर उसे सीख लेंगे। तो चलिए अब हम समझें इसको। इंटरट्वाइन, इंटर को ऐसे समझो, चीजें आपस में इंटर हो रही हैं, मतलब एंटर हो रही हैं, एक दूसरे में चीजें एंटर हो रही हैं, और वो इतनी ज्यादा अब एकदम एक दूसरे से क्लोजली कनेक्ट हो चुकी हैं एंटर हो के, कि अब उनको सेपरेट कर पाना मुश्किल हो गया है। मतलब वो चीजें एकदम एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरलिंक हो गई हैं, बहुत कनेक्टेड हो गई हैं, और उनको सेपरेट कर पाना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। जैसे इसके लिए मुझे समझाने में अगर आया तो मुझे लगा कि ये एग्जाम सिनोनिम हमारे लिए बेस्ट है, ब्रेड। ब्रेड क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि आज मैं पहली बार पेन टैब का यूज कर रही हूँ जबकि मैं तो रेगुलर पेन टैब यूज करती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, सिस्टम न्यू है, पेन टैब तो पुराना ही है। बट लेट्स सी क्या है। ब्रेड, अच्छा आपको पता है जो लड़कियां चोटी अब चोटी बनाती हैं, हाँ मैं भी हूँ, तो मैं भी चोटी बनाती हूँ, मेरे बाल थोड़े छोटे हैं, तो वो ऐसे करके मिक्स कर देते हैं ना, तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं चोटी को, तो चोटी क्या हो जाती है, एकदम इंटरलिंक हो गई है ना, वो वेरी क्लोजली कनेक्टेड। अब आप उसको एकदम से किसी भी पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकते हो, है ना। द रूट्स ऑफ द ट्रीज इंटरट्वाइन अंडर द ग्राउंड, ये अब आपको बहुत इजी हो गया समझ पाना।
सोचो ना यार, जो ट्रीज के रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, मिक्स्ड होते हैं एक दूसरे में, है ना। एकदम उसमें ऐसे लगता है कि किसी ने उसको एक साथ में गूंद दिया है, एक साथ में उनको बना दिया है ना। इंटरलेस, इंटर वीव, एक एक साथ में वीव करना मतलब क्या करते हैं, जो ऊन कपड़ा जो बुनते हैं एक साथ बुन दिया है, उनको मर्ज कर दिया है, एक साथ मिला दिया है, ब्लेंड कर दिया है। Our goals and dreams often intertwine with our daily actions. सही चीज है ना, कि हमने जो गोल है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे ड्रीम है, वो अक्सर हमारे डेली एक्शंस के साथ में मिल जाते हैं ना। अगर हम उनको ठीक से अपनी काम को, जो हमारे डेली के एक्शंस है, अगर हम वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे गोल्स हमसे सेपरेट नहीं रह सकते हैं, वो काइंड ऑफ एक दूसरे से मर्ज ही हैं। तो जिस तरीके के हमारे एवरीडे एक्शंस रहने वाले हैं, उसी तरीके से हम अपने गोल को भी अचीव कर पाएंगे, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया है, इंटरट्वाइन का वर्ब डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ट्रांजिट। ट्रांजिट, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं या आप कोई भी सामान पोस्ट करते हैं, राइट, पोस्ट करते हैं, तो वहां पे आपको ऐसे दिखता दिखता है ना, इन ट्रांजिट। अभी जो आपका ऑर्डर है वो इन ट्रांजिट है, तो आप इसको ऐसे सोचो, ऑन द वे है वो चीज, अभी आई नहीं है, अभी रास्ते में है वो चीज, ऑन द वे है। सो ट्रांजिट का क्या हो जाएगा, ऑन द वे। अच्छा, मैं अब समझी कि मेरे को लिखने में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है ना वो बहुत ज्यादा पतली हो रखी है। समझे, देखा, छोटी छोटी चीजें होती है, इस इतनी छोटी चीज मेरे को इतना इनकन्वीनियंस कर रही थी ये। सो ट्रांजिट का मतलब क्या हो गया, चीज क्या है हमारे, ऑन द वे है, मतलब अभी वो आई नहीं है, वो रास्ते में है वो चीज। सो द एक्ट ऑफ पासिंग थ्रू अ प्लेस ऑन द वे टू समवेयर एल्स, तो मेन जहां हमें जाना है वहां नहीं है, अभी वो चीज रास्ते में है, तो वो जो रास्ते से गुजर रही है ना, उसी को हम बोलेंगे इन ट्रांजिट है। मतलब अभी वो चीज अपने चल रही है ना, ट्रेवल कर रही है, अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची है, पैसेज पहुंच रही है। जैसे कि अगर जैसे मैं अभी बनारस गई थी, तो बनारस जाने के लिए ऑन द वे मतलब रास्ते में बहुत सारे आपके वो पड़े थे ना, रूट पड़े थे जहाँ पे ट्रेन रुकती जा रही थी, तो वो मेरी डेस्टिनेशन नहीं थी। जैसे कि मान लो मुझे अभी सुल्तानपुर या जौनपुर याद आ रहा है, तो वो मेरी डेस्टिनेशन नहीं थी, मेरी डेस्टिनेशन तो बनारस थी, बट तो हम क्या हुआ, वो वो पैसेज वे था, वो रास्ता था वहां, ऑन द वे थे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट। सो दिस पैकेज इज स्टिल इन ट्रांजिट, नॉट डिलीवर्ड येट। सो अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे आएगा कि ये जो अभी आपका पैकेज है ना, आप ऐसे सोचो, उसमें आ रहा है योर पैकेज इज स्टिल इन ट्रांजिट, मतलब अभी वो रास्ते में है, ऑन द वे है, डिलीवर नहीं हुआ है, राइट। many countries depend on others for transit route। सो जो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, मतलब मान लो कि वो लैंड लॉक्ड है, जैसे कि आज हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो लैंड लैंड से चारों तरफ से घिरी हुई है, इधर से उसके माउंटेन्स हैं, है ना, बाकी चारों तरफ से लैंड है आपका, तो उसको अगर ट्रेड करना है, सपोज कि यहाँ से उसको सामान मंगाना है, अब ये कोई शिप मतलब जा ही नहीं सकती, क्योंकि आपका कोई सी का वो है ही नहीं, चारों तरफ से कंट्रीज ही कंट्रीज हैं, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री हो गई है। तो अब इसको अगर अपना सामान ट्रांसपोर्ट करना है तो इसको किसी दूसरी कंट्री का यूज करना पड़ेगा ना। सो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर में डिपेंड होती हैं ट्रांजिट रूट के लिए, मतलब इस रास्ते के लिए, अपने सामान को पहुंचाने के लिए। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ट्रांजिट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ इस नाउन है इसका। ट्रांजिट को बहुत सिंपल याद रखो, ऑन द वे, रास्ता, रास्ता। क्लियर है। ओह शिट, दिख रहा था ना, हाँ दिख रहा था। एक्चुअली मुझे इस वाले उसमें क्या बोलते हैं, इसको ध्यान देना पड़ेगा कि ये पुराने वाले के जैसा नहीं है। पुराना वाला मेरा पूरा एक पेज दिखता था ना, तो इसमें थोड़ा मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि पूरा पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मैं एक बात सही से बताऊं आप लोग को, पहले ना मुझे ना पीसी पे क्लास लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुझे लैपटॉप ही चाहिए। बट फिर मेरे लैपटॉप खराब हो गया तो मैंने पीसी पे क्लास लेने लगी, तो मैं एकदम इरिटेट हो जाती थी। अब मैं पीसी की क्लास पे यूज टू हो गई हूँ, आज मैं लैपटॉप पे ले रही हूँ तो मुझे इतनी इनकन्वीनियंस हो रही है। सो यही है ना, मतलब हम लोग फिर एक टाइम बाद में वो चीज़ हमें ठीक लगने लग जाती है। तो आज मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मोनार्च।
तो आपका मुनार का क्या मतलब होता है? जैसे देखो, अब मोनार्की का मतलब हो जाएगा जहाँ पे किंग एंड क्वीन आपके रूल करते हो। मोनो का मतलब तो वैसे सिंगल होता है, वन होता है ना। जैसे मोनोक्रोम का मतलब सिंगल कलर हो गया, और आर्च का मतलब होता है रूल। सो जहाँ पे आपके सिंगल रूल हो रहा है, मतलब कि जहाँ पे आपके किंग या क्वीन आपके रूल करते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट, उसको मोनार्की कहते हैं। तो वो राजा का शासन हो गया है ना, किंगशिप हो गया, रॉयल रूल हो गया, क्राउन रूल हो गया। जैसे कि आपका ब्रिटिश में है, अभी भी वहां पे आपका रॉयल रूल चलता है। पीपल प्रोटेस्टेड टू एंड द मोनार्की एंड ब्रिंग डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब भी सेम ही होता है। डेमो का मतलब होता है पीपल, डेमो का मतलब होता है पीपल, एंड क्रेसी का मतलब अगेन रूल होता है। तो डेमोक्रेसी हो जाता है जहाँ पे लोग आपके शासन करते हैं, और मोनार्क का मतलब हो जाता है जहाँ पे एक रूल है, मतलब वो किंग रूल कर रहा है ना, वहां पे पीपल रूल नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, ओलिगार्की होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सो मोनार्की इज अ वेरी सिंपल वर्ड। आई होप कि आपको क्लियर रहेगा, इसमें कभी दिक्कत नहीं है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेकिन आ जाता है, तो कंफ्यूज क्यों ही करना है हमें। तो मोनार्क क्या हो जाता है आपका, जहाँ पे किंग या क्वीन आपके रूल कर रहे होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ओवर आर्चिंग का मतलब समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण ऑल इंक्लूसिव मतलब सब कुछ है, जैसे कि होलिस्टिक होता है ना, कवरिंग एवरीथिंग हो गया, आपका होलसम हो गया, होलिस्टिक हो गया। सो एजुकेशन क्या है, ओवर आर्चिंग प्रायोरिटी है फॉर द गवर्नमेंट, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की। पीस इज द ओवर आर्चिंग एम ऑफ द पॉलिसी। तो पॉलिसी का जो मेन एम है वो क्या है भाई, कि शांति रहे। शांति जो है वही उनका मेन एम है। ठीक है। सो ओवर आर्चिंग, अब जैसे यहाँ पे आप कंफ्यूज करो तो देखो, प्रायोरिटी कैसी प्रायोरिटी आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। सो इम्पोर्टेंट हो गया प्रायोरिटी, प्राथमिकता, और वो सबसे इम्पोर्टेंट में दे दिया हमने इसको, उसको इस प्रायोरिटी को हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो जो नाउन को एक्सप्लेन करे वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एम, कैसा एम है हमारा, मेन, मेन काम मेरा यही है, प्राइमरी गोल मेरा ये है। सो एम नाउन हो गया, नाउन बता रहा है कैसा है भाई, मेन काम है। जैसे हमारे कई सारे एम होते हैं ना अपनी लाइफ में, तो ऐसे होते हैं, जैसे हमने उनको विद टाइम डिवाइड कर दिया कि अभी मेरा ये गोल है भाई, 2 साल बाद में मैं अपने जीवन से ये चाहती हूँ, तो प्रेजेंट का जो मेरा गोल है वो ये है। तो गोल को यानी एम यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसको और एडवांस, उसको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एडजेक्टिव है ये। तो ओवर आर्चिंग क्या हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ओवर आर्चिंग मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रेन्ड। हाँ, सो स्ट्रेन्ड का मतलब क्या हो जाता है। हम्म, अच्छा, स्ट्रेन को ऐसे सोचो, स्ट्रेन हो रहा है मतलब कि थोड़ा तनाव हमको हो रहा है, स्ट्रेन का मतलब हो गया तनाव। तो अब जैसे कि अगर रिलेशनशिप कैसा है, जैसे देयर रिलेशनशिप बिकेम स्ट्रेन्ड आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, तो तनाव हो गया उनके रिलेशनशिप में, मतलब कि उनका रिलेशनशिप कैसा हुआ, स्मूथ नहीं है ना, थोड़ी सी मन मुटाव चल रहा है, तो वो स्ट्रेन हो गया, तनाव है ना। स्ट्रेन मतलब बहुत सिंपल है, तनाव है। नॉट स्मूथ और फ्रेंडली ड्यू टू स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स। सो अगर आपका रिलेशनशिप कैसा है, स्ट्रेन्ड है, मतलब कि वो स्मूथ नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें आपके डिस्प्यूट्स हैं, उसमें डिसएग्रीमेंट है ना, उसमें ऑल्टरकेशंस है। सो टेंस है, माहौल गर्मा गर्मी गर्मी का है, स्ट्रेस्ड हो, ट्रबल्ड हो, अनईजी है, अनकंफर्टेबल है, डिफिकल्ट है। स्ट्रेन पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसा है हमारा, एडजेक्टिव है। रिलेशनशिप कैसा हो गया, स्ट्रेन्ड हो गया, रिलेशनशिप को बता रहा है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा एडजेक्टिव है, ना कि वर्ब। विकेम हमारा वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये हमारा ईडीएम है, फाइंड इट्स फीट। इसका मतलब क्या होता है, अब मतलब ऐसे सोचो कि आप किसी न्यू जॉब पे जाते हो, जैसे आज मैं अपने इस न्यू सिस्टम पे काम कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम हो रही है ना, अनकंफर्टेबल हो रहा है मेरे को, बार बार देखना पड़ रहा है कि मतलब सिस्टम में चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, स्लाइड ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है।
लेकिन फिर अब मैं इस पे 4-5 दिन क्लास लूंगी, इसको थोड़ा और समझेंगे, इसकी थोड़ी सही से और अरेंज कर देंगे, तो फिर मैं अपने पैर यहाँ पे जमा लूंगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी ना, हाँ इस सिस्टम में क्लास लेने के लिए। फिर मैं स्टेबल हो जाऊंगी, कंफर्टेबल हो जाऊंगी। तो जैसे हम न्यू जॉब पे जाते हैं तो वहाँ के हम इन्वायरमेंट को नहीं जानते, वहाँ के लोगों को नहीं जानते हैं, और तो हम पहले बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, बट धीरे धीरे फिर हम अपने पैर जमाने लगते हैं ना, कि हाँ फिर वहां पे हमें चीजें ठीक लगने लगती हैं, हम कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, हम कंफर्टेबल होने लगते हैं। सो आई वॉज नर्वस इन माई न्यू जॉब, बट नाउ आई हैव फाउंड माई फीट। मतलब फाउंड, सी फाइंड आपका वर्ब है, तो हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम हम इस वर्ब को चेंज कर सकते हैं। तो मैं नर्वस थी, बट अब मेरे पैर यहाँ पे जम गए हैं। आई हैव है ना, हैव के बाद हमेशा V3 आता है, सो यहाँ पे हमने V3 लगा दिया है। तो फाइंड इट्स फीट। अब इस इट्स को आप किसी भी आपके पजेसिव प्रोनाउन के उसके साथ में, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में आप चेंज कर सकते हैं। मैं नर्वस थी जब मैं अपनी न्यू जॉब पे थी, बट नाउ आई एम कंफर्टेबल, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, नाउ आई एम स्टेबल। The startup took a year to find its feet, right? तो स्टार्टअप के लिए यहाँ पे इट्स आया हुआ है, तो स्टार्टअप को 1 साल लग गया अपने पैर जमाने में, मतलब स्टेबल होने में। स्टार्टअप को स्टेबल होने में 1 साल का टाइम लग गया, है ना। शुरू शुरू में उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो चीजों को ओवरऑल समझने में, मैनेजमेंट को बिठाने में, सामान को समझने में, न्यू ट्रेंड को समझने में स्टार्टअप को 1 साल का टाइम लग गया। आई होप ये क्लियर है। तो ईडियम बहुत टफ नहीं है, जैसे इसका वर्ड है जिस तरीके से है उसी मीनिंग को ये कन्वे भी कर दे रहा है, तो आई थिंक इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब आप ऐसे सोचो कि जब आप अब्रॉड में काम कर रहे हैं, किसी भी अपनी होम कंट्री के अलावा जब आप कहीं पे भी काम करते हैं फॉरेन में, तो फिर आप अपनी कंट्री, अपने घर आप पैसे भेजते हैं, यानी अपनी कंट्री में जो आपके लोग रह रहे हैं, आपकी जो फैमिली रह रही है, उनको पैसे भेजते हैं, और उसी को रेमिटेंस कहते हैं। सो मनी सेंट बाय पीपल टू देयर फैमिली और होम कंट्री, मतलब वही कि वो लोग जो बाहर फॉरेन में काम कर रहे हैं, वो पैसे जो अपनी फैमिली को वो भेजते हैं, उसी को रेमिटेंस कहते हैं। ही सेंड्स रेमिटेंसेस टू सपोर्ट हिज पेरेंट्स, तो वो अपने घर पे पैसे भेजता है अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो जब वो अपने अपने देश से बाहर काम करते हैं तब, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है। कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, डिस्कशन से हम इसे याद रखेंगे। बहुत सिंपल ही रहेगा अगर हम इसको ऐसे, कि मैं हमेशा बोलती हूँ जब हमें कोई शब्द याद करना होता है ना, तो उसको एक ऐसे शब्द के साथ में कनेक्ट करो जो आपको ऑलरेडी आता है, या वो उसका सिनोनिम हो या उसका एंटोनिम हो, किसी भी वे में उसको कनेक्ट करिए और वो आपको आता है, और कोई उसमें ना लिंक बिठाइए। आप डायरेक्ट लर्न करने के लिए मुझे थोड़ा मुश्किल होती है, मैं भूल जाती हूँ अगर मैं उसे डायरेक्ट लर्न करूँ। कोई लिंक बिठाने की कोशिश करूँ, जैसे डिस्कोर्स मुझे नहीं याद रहेगा, बट मैं डिस्कशन दोनों में सेम सेम में लगाऊं। हाँ, डिस्कनेक्ट आपका डिस्कशन एंड डिस्कोर्स सेम सेम होगा, डिस डिस, तो मुझे याद रहेगा। तो ऐसे ही ना हमेशा कोई ट्रिक लगाओ, ऐसे शब्द से कनेक्ट करो जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर वो वर्ड आपको इजी रहेगा लर्न कर पाना, ठीक है। अब डिस्कोर्स का मतलब अगर डिस्कशन से है तो मतलब फिर हमें इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। तो डिस्कशन क्या हो सकता है, या तो रिटर्न है ना, हम लिख के अपनी बातें एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, या हम स्पोकन कम्युनिकेशन हो सकता है, वो स्पेशली या सीरियस डिस्कशन होना पर्टिकुलर टॉपिक। तो मेन मुद्दा जो है हमारा डिस्कोर्स का हो गया डिस्कशन से। अब डिस्कशन वो ऑरली हो सकता है, वर्बली हो सकता है, इट डजेंट मैटर। कॉन्वर्सेशन हो गया, डायलॉग्स हो गया, डिबेट एंड टॉक। तो हम क्या याद रखेंगे, डिस्कोर्स एंड डिस्कशन। अच्छा, सब देखोगे तो TION है, डायलॉग है, डिबेट है, ये सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो डिस्कोर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या हो गया, नाउन हो गया। सो द बुक इंक्लूड्स अ डिटेल्ड डिस्कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हम मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर बुक है, उसके अंदर में ना भाई क्लाइमेट चेंज के ऊपर में उन्होंने डिटेल में उस बात को एक्सप्लेन किया है, डिटेल में उसके ऊपर में बात की हुई है। डिटेल्ड डिस्कोर्स मतलब बहुत
अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उस टॉपिक को बात की गई है ना, छोटे में ही टॉपिक को नहीं कंप्लीट कर दिया, अच्छे से उसके बारे में डिस्कशन किया है, उसके बारे में लिखा गया है। डिटेल्ड मतलब बहुत मतलब पूरे उल्लेख करके, है ना, पूरा उसको संक्षेप नहीं बोलेंगे, उसको पूरा विस्तार से बात की गई है उसके बारे में। सो डिटेल्ड क्या हो गया, डिस्कोर्स यानी डिस्कशन के बारे में बता रहा है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव। आर्टिकल किसके लिए आया है, डिस्कोर्स के लिए आया है। बुक क्या है, सिंगुलर है, इसके लिए हमने यहाँ पे इंक्लूड्स लगाया है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस बुक के अंदर ना डिटेल डिस्कशन है क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। दे हैड अ लॉन्ग डिस्कोर्स अबाउट एजुकेशन रिफॉर्म, तो मतलब एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर में कि कितने एजुकेशन में बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उस चीज के ऊपर उन्होंने काफी लंबी चौड़ी बात की, डिबेट किया, कॉन्वर्सेशन किया। सो यहाँ पे क्या हो गया, एक लॉन्ग डिस्कोर्स, सेम एस यहाँ पे लॉन्ग भी एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि बता रहा है कितनी बहुत देर तक बात की, भाई घंटों बातें की उस चीज के ऊपर में। हैड यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अब आप मुझे बताइए कि जो हैड है, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म भी होता है, ये थर्ड फॉर्म भी होता है, तो मैंने कैसे कह दिया कि ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं हो सकता, ये आप लोग मुझे बताएंगे। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है वर्ब, एक होता है नाउन। ठीक है, अभी अगर मैं एडजेक्टिव के रूप में बात करूं तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली। प्रॉम्प्ट एक्शन का मतलब हुआ इमीडिएट एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज हम लोग जो टॉपिक पे ये वर्ड को जो हम एक्सप्लेन करेंगे, ना ही ये एडजेक्टिव ना ही ये नाउन, हम इसे इसका जो वर्ब का मीनिंग है वो हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच साथ ही साथ बताती चलती हूँ, क्योंकि इंग्लिश को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट डिस्कशन मतलब अब यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, है ना, और जैसे यहाँ पे बोला द हिज बिहेवियर प्रॉम्प्टेड द टीचर टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, तो प्रॉम्प्टेड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो इसलिए हमें उसकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। सो प्रॉम्प्ट का मीनिंग वर्ब के रूप में क्या होता है, किसी को कोई चीज के लिए उकसाना, ऐसे हिंदी में याद रख लेते हैं, या उस चीज के लिए मतलब उसको ट्रिगर करना, उसको एंकरेज करना, उसको मोटिवेट करना कि वो काम करे। जैसे कि जो उसका बिहेवियर था ना, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, मान लो टीचर ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, तो बिहेवियर डेफिनेटली गुस्सा दिलाने वाला होगा, है ना, तो उसका बिहेवियर ने टीचर को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए मजबूर किया, उनको एंकरेज किया, उनको मोटिवेट किया कि भाई ये नहीं सुधर सकता है, इसके लिए अब मुझे एक स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे मतलब उसके बिहेवियर ने टू कॉज और एंकरेज समवन टू डू समथिंग, तो उसके बिहेवियर ने भाई टीचर को मतलब मजबूर किया, उनको उकसाया। कॉज मतलब किसी चीज के लिए कारण बनना, क्या बिहेवियर कारण बनाना टीचर का स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। सो कॉज हो गया उसको ट्रिगर करना, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसको आप मजबूर कर रहे हैं, इंड्यूस, इंस्पायर या अर्ज। हर सक्सेस प्रॉम्प्टेड अदर्स टू वर्क हार्डर, मतलब उसकी सक्सेस ने दूसरों को एंकरेज किया कि भाई अब हम भी मेहनत करें। तो अगर हमारे ग्रुप में कोई सक्सेसफुल हो जाए तो फिर हमको भी लगता है कि यार मुझे भी पढ़ लेना चाहिए, क्या पता मेरा भी हो जाएगा, डेफिनेटली मेरे फ्रेंड का हुआ है, इसका हुआ है, उसका हुआ, तो डेफिनेटली मेरा भी हो जाएगा। तो उसकी सक्सेस ने अदर्स को मतलब दूसरों को मेहनत करने के लिए प्रॉम्प्ट किया, मतलब उनको मोटिवेट किया। डन है, इजी है। तो हमने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब के रूप में मीनिंग समझा है। डन, आगे करें। नेक्स्ट है हमारा परसिस्ट। हाँ, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बरकरार रखना, कंटिन्यू रखना। परसिस्टेंस होता है, नाउन होता है, परसिस्ट उसी का वर्ब फॉर्म हो जाता है। जैसे द पेन परसिस्ट इवन आफ्टर मेडिसिन, इसका मतलब क्या हुआ, जो दर्द था ना वो मेडिसिन लेने के बाद भी जारी रहा।
मतलब कंटिन्यू रहा, बंद नहीं हुआ, है ना, कम नहीं हुआ। अच्छा, अगर दर्द कम हो जाता, अगर दर्द कम हो जाता तो उसके लिए हम यहाँ पे परसिस्ट की जगह कौन से शब्द यूज कर सकते थे? आप मुझे उसके 5 ऐसे वर्ड बताइए जिसको हम यूज कर सकते थे अगर जो दर्द है वो शांत हो जाता, कम हो जाता, है ना। तो कौन से हम शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। सो परसिस्ट मतलब कंटिन्यू, वो चीज लगातार जारी रहना, है ना। परसिस्टेंस मतलब हम कितनी भी तकलीफ हमको आ रही है उसके बावजूद भी हम अपने काम में कंटिन्यू रहें, हम उस काम को लगातार करते रहें, तो परसिस्टेंस कहलाता है। कंटिन्यू टू एग्जिस्ट मतलब वो काम बरकरार है, कीप्स हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम स्पेशली विदाउट स्टॉपिंग मतलब बिना रुके वो काम लगे रहा है, चल रहा है। सो सिनोनिम्स कंटिन्यू, लास्ट, रिमेन, लिंगर। लिंगर का मतलब होता है स्टे, वहां पे रहना, स्टे एंड कैरी ऑन। सो इफ द फीवर परसिस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, तो अगर मतलब डॉक्टर जो बुखार है अगर वो रहता है, मतलब अगर एक दिन और बुखार शरीर में रहता है ना, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो परसिस्ट आपका वर्ब है, परसिस्टेंस आपका नाउन है। सीवियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। सीवियर का मतलब कोई चीज जो बहुत सीरियस है, सीवियर कंडीशन में है मतलब बहुत सीरियस कंडीशन में है। कंडीशन कैसी है? सीवियर है, तो कंडीशन को बता रहा है, तो इसका मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। बहुत इंटेंस है, बहुत एक्सट्रीम है, सीरियस है, इंटेंस है, एक्सट्रीम है। एक्यूट मतलब बहुत शार्प है ना। एक्यूट पेन का मतलब होता है बहुत तेज वाला जो दर्द होता है, मतलब कम समय के लिए होता है बट बहुत शार्प पेन होता है। हार्श है मतलब बहुत बुरी कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ही सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर हेडेक मतलब उसको बहुत बुरा वाला सर दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर वाला सर दर्द हो रहा है। देयर वॉज अ सीवियर एक्सीडेंट ऑन द रोड, तो रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट हुआ था वो कैसा था? बहुत सीवियर था, बहुत खतरनाक था। डन है, इजी है, कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। डन। पॉइज्ड इम्पोर्टेंट शब्द है ये, क्योंकि इसका जो ये एक मतलब पहला जो ये मीनिंग है ये जनरली स्टूडेंट्स को आता है, बट इसका दूसरा मीनिंग भी है, वो भी हमें जानना है। सो पॉइज्ड, पहली बात इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, ठीक है। मीनिंग क्या है? एक इसका जो बहुत जनरल मीनिंग है वो है जब हम किसी पर्सन को, जैसे शी स्टेड पॉइज्ड इवन अंडर प्रेशर, तो अंडर प्रेशर में भी वो कैसे रही? काम एंड कॉन्फिडेंट उसने बिहेव किया। कैसे थी वो? एकदम काम थी, कॉन्फिडेंट थी, ठीक है। सो काम, कॉन्फिडेंट एंड कंपोज्ड, एकदम रिलैक्स्ड आप रहे, कंपोज्ड मैनर में आपने बिहेव किया, शांति से आपने बिहेव किया। ओके। ही हैंडल्ड द सिचुएशन इन अ पॉइज्ड मैनर मतलब किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया उसने? बहुत शांति से, ठीक है, बहुत आराम से। ओके। सो ये मीनिंग हमें समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइज्ड का मीनिंग क्या हो गया? काम, कॉन्फिडेंट एंड कंपोज्ड। अब दूसरा जो मीनिंग है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मीनिंग, जैसे यहाँ पे अब हम ये सेंटेंस रीड करते हैं, द कंट्री इज पॉइज्ड टू अनाउंस रिफॉर्म्स। अब हम लोग जो इसका मीनिंग जानते हैं वो जानते हैं काम, कंपोज्ड, है ना, कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे क्या कंट्री क्या है? कंट्री क्या काम है, शांत है, कंपोज्ड है, कॉन्फिडेंट है? नहीं, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कंट्री रेडी है, कंट्री तैयार है भाई कुछ नए रिफॉर्म्स को अनाउंस करने के लिए, कुछ और बदलाव जो बदलाव किए जाने वाले हैं उसको अनाउंस करने के लिए जो देश है वो तैयार है। तो यहाँ पे पॉइज्ड का मतलब क्या हो जाता है? रेडी टू डू समथिंग, रेडी टू हैपन समथिंग। द मार्केट इज पॉइज्ड टू क्रैश मीन्स द मार्केट इज अबाउट टू क्रैश, मतलब जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट है वो पूरी तरीके से तबाह ना, मतलब क्रैश हो जाएगा। इज अबाउट टू, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ है? अबाउट मतलब कोई चीज होने वाली है, ठीक है। सो अब ये आपके ब्रेन में कंफ्यूजन आ सकता है कि मैम हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि पॉइज्ड कहाँ पे काम की बात बता रहा है, कहाँ कॉन्फिडेंट है, और कहाँ पे कोई चीज होने वाली है या तैयारी वाली सेंस दे रहा है। सी, जब अगर हम काम की बात करें, कॉन्फिडेंट, तो ये किसी पर्सन के बिहेवियर, उसके मैनर, उसके वे को बता रहा है, उस पर्सन को बता रहा है। तो ये पर्सन के बारे में यानी उसकी पर्सनालिटी को शो कर रहा है। ओके। बट जो ये द कंट्री इज पॉइज्ड, द मार्केट इज, तो इसमें जैसे कंट्री है, मार्केट है, इस तरीके से आएगा। उसके बाद और बहुत सिंपल क्या है कि जब आपको पॉइज्ड दिखाई दे,
उसके बाद में टू दिखाई दे और फिर उसके बाद वर्ब है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, समथिंग इज अबाउट टू हैपन और रेडी टू डू समथिंग। तो इसका मतलब ये हो जाता है। तो इसका हम बहुत सिंपल सा शॉर्ट में अगर हम एक रूल समझें, पॉइज्ड के बाद में डायरेक्ट है, उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब वो अकेला है, तो हम जनरली वो काम एंड कॉन्फिडेंट का सेंस देता है। बट अगर पॉइज्ड के बाद में आपका टू आ रहा है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो वहां पे इसका मतलब हो जाएगा अबाउट टू या रेडी। डन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है हमारा, पेपर टाइगर। ये हमारा ईडियम है। सो चलिए हम सीखते हैं। पेपर टाइगर का मतलब ऐसे समझो कि आप, ईडियम मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि बोला जा रहा है कि कोई, मतलब ऐसे सोचो कि चीता आ रहा है, चीता आ रहा है, चीता आ रहा है, टाइगर है ना, चीता होता है आपका, मतलब बहुत एक पावरफुल चीज है, लेकिन वो सिर्फ पेपर की है, मतलब पेपर में ही वो पावरफुल है, इन रियल में वो कुछ नहीं है। सो समथिंग दैट लुक्स पावरफुल और डेंजरस बट इज एक्चुअली वीक, मतलब वो इन रियल में एकदम कमजोर है, बट हम उसकी कहानियां सुनते आ रहे हैं, हम उसको जैसे देखते आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमको लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, बट इन रियल में वो क्या है, वो बहुत कमजोर है, बहुत वीक है वो। सो समथिंग दैट लुक्स पावरफुल, मतलब वो दिखता ही पावरफुल है, बट इन रियल में ऐसा नहीं है, वो उसके जस्ट ओपोजिट है। तो वो चीज क्या है, वो पेपर टाइगर है। मीन्स टाइगर जो है वो सिर्फ पेपर का है, वो सिर्फ कागज ही है, रियल का कुछ नहीं है। सो मैनी एक्सपर्ट्स कंसीडर द पॉलिसी इज अ पेपर टाइगर। ऐसा बहुत बार आपने देखा है, कोई पॉलिसी आने वाली होती है, उसमें बहुत बड़े बड़े क्लॉज होते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ एक पेपर टाइगर है। मींस अपीयर हो रही है कि ये बहुत स्ट्रांग एंड पावरफुल है, बट इन रियल इसका उतना इम्पैक्ट नहीं है, कमजोर है, प्रैक्टिकलिटी में देखें तो कमजोर है। देयर थ्रेट साउंड सीरियस बट दे आर अ पेपर टाइगर, मतलब उनके जो थ्रेट्स थे वो ऐसे लग रहा था कि मतलब इस बार मामला गंभीर है, बट वो सिर्फ एक पेपर टाइगर निकले, मतलब कुछ नहीं था, कमजोर थे वो चीजें। ठीक है, तो इजी है आई थिंक, ये ईडियम जैसा इसका कागज में मतलब इसका लिखा हुआ है उसी मीनिंग में भी है ये, तो उतनी कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एक्सपीडियंटली। एल वाई लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है। एक्सपीडियंटली का मतलब हुआ मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो कोई काम आपने कैसे किया है, क्विकली किया है। तो फिर आप सोचेंगे क्या हम इसमें डायरेक्टली क्विकली और एक्सपीडियंटली आपस में सिनोनिम्स हो सकते हैं, हाँ होते हैं, बट इसका एक और इसमें एक्स्ट्रा चीज जुड़ी हुई है। एक्सपीडियंटली मतलब वो काम आपने क्विकली तो किया ही है, बट उसे प्रैक्टिकल वे में किया है, मतलब थ्योरेटिकल नहीं है कि वो आपको इन, जैसे मैंने यहाँ पे ना आपको ये चीज समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, ये पूरा एक मैंने सिनेरियो क्रिएट किया है आपके लिए। सपोज यू आर गेटिंग लेट फॉर योर एग्जाम एंड देयर इज हैवी ट्रैफिक। ओके, सो आप सपोज करिए कि आपको एग्जाम देने जा रहे हैं और रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक है, तो अब आप क्या करेंगे। सो एंड यू नो योर स्कूल इज नियर बाय, सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग इन द व्हीकल यू टेक अ शॉर्टकट एंड गो ऑन फुट। सो आपने क्या किया, आपने शॉर्टकट लिया और आपने भाई पैदल चले गए वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल पास में ही है, तो बेहतर रहेगा कि मैं पैदल ही निकल जाऊं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो ये आपका जो डिसीजन था वो कैसा था, वो एक्सपीडियंटली था। सो हाउ 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 डिड यू एक्टेड, हाउ डिड यू एक्टेड एक्सपीडियंटली, मतलब आपने कैसे काम किया, आपने कैसे एक्ट किया, वो एक क्विकली किया और प्रैक्टिकल वे में किया। वहां पे अपने व्हीकल में, अपनी गाड़ी में इंतजार करने की बजाय आप पैदल चले गए, तो ये आपने एकदम तुरंत डिसीजन लिया, और वो भी प्रैक्टिकल अप्रोच आपने ली। जैसे कि अब एक और सिनेरियो मेरे दिमाग में था, मैंने कहा चलो मैं समझा दूंगी इसको ऐसे ही। हम जैसे सपोज कि एक पेशेंट है, वो बहुत सीरियस कंडीशन हो रही है उनकी, तो डॉक्टर ने क्या किया कि उनको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, और जो बाकी जो आपके लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उसको पहले कंप्लीट ना करने के बजाय प्रैक्टि उन्होंने क्या किया कि ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो ये कैसा एक्ट था, ये भी एक्सपीडियंटली उन्होंने एक्ट किया, क्योंकि क्विकली एक्ट किया और प्रैक्टिकल वे में, अगर पर्सन चला ही जाएगा इस दुनिया से तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। सो एक्सपीडियंटली मतलब डेफिनेटली क्विकली बट इन अ प्रैक्टिकल वे टू गेट रिजल्ट्स। आई होप ये डन है आपको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैलियंस। इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस दैट स्टैंड्स आउट क्लियरली, मतलब भाई वो महत्व, मतलब उस चीज की जो वैल्यू है,
है ना, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो रेलेवेंस है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस अगेन इम्पोर्टेंस हो गया, नोटिसेबिलिटी मतलब वो इम्पोर्टेंट है, आपको नोटिस हो रहा है क्लियरली। तो ये तो क्लियर इसके क्लोज सिनोनिम्स हो गए। टीचर एक्सप्लेन द सेलियंस ऑफ दिस टॉप कॉन्सेप्ट। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम उस टॉपिक को बहुत हल्के में ले लेते हैं और फिर मैम या सर आके हमको उस टॉपिक को बहुत गंभीरता से उसकी इम्पोर्टेंस को हमें समझाते हैं। तो टीचर ने हमें एक्सप्लेन किया उस कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस को। इशू गेन्ड पॉलिटिकल सैलियंस आफ्टर द प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट के बाद में जो इशू है उसको भाई मतलब पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस मिली कि लोग अब उसको मतलब अब ये एक मुद्दा बन गया, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, अब वो इम्पोर्टेंट बन चुका है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस इज योर नाउन, इम्पोर्टेंट इज योर एडजेक्टिव, सैलियंस इज योर नाउन, नाउन नॉट एडजेक्टिव। सैलियंट फीचर्स होते हैं वो आपके इम्पोर्टेंट फीचर्स, यानी कि वो उसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है। डन है, सिंपल। अब आपको ऐसा फील हो कि मैम हमारे क्या बोलते हैं कि वोकैबलरी इजी है या वोकैबलरी टफ है, मुझे ऐसा लगता है कि हम आर्टिकल पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी वोकैब रहती है। ठीक।